अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ड्रीम अचीवर्स बाय मोहम्मद अदनान। आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज़ अबाउट द गुड गवर्नमेंट एंड बैड गवर्नमेंट। इट इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस एंड पाक अफेयर्स, एट सम एक्सटेंट गवर्नेंस इज आल्सो। देखें, एवरी गवर्नमेंट, एवरी स्टेट हैज़ अ गवर्नमेंट। कोई भी स्टेट ले लें, वो स्टेट गवर्नमेंट के बगैर नहीं चल सकती। तो और गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। अरिस्टोटल ने गवर्नमेंट की 6 टाइप्स दी, जिसमें वो मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्ची, डेमोक्रेसी, इस तरह की 6 टाइप्स को वो डिस्कस करता है। और उसके अंदर वो कहता है कि जो 3 टाइप्स हैं, इनमें से वो गुड फॉर ऑल हैं और 3 टाइप जो हैं वो गुड फॉर सम हैं, जिनके अंदर वो डेमोक्रेसी को गुड फॉर फ्यू के अंदर लेकर बात करता है। टाइम टू टाइम डेमोक्रेसी की एवोल्यूशन होती गई। जब डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी गई तो उस टाइम डेमोक्रेसी का फर्स्ट स्टेप दैट वाज क्लाइंटलिस्टिक पॉलिटिक्स था। नाउ व्हाट इज क्लाइंटलिस्टिक पॉलिटिक्स? तो क्लाइंटलिस्टिक पॉलिटिक्स था कि जब व्हेन वोटर revolve around the charismatic personality of any leader in politics, despite his manifesto or project of his political party and his political thinking। अगर हम किसी भी पर्सन के मैनिफेस्टो, प्रोजेक्ट्स, एग्रीमेंट्स को छोड़कर हम किसी पॉपुलर पर्सनैलिटी की क्रिस्मेटिक लीडरशिप या क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी के गिर्द रिवॉल्व जब वोटर करता है तो वो एक क्लाइंटलिस्टिक पॉलिटिक्स होती है। और सेकंड थिंग, क्लाइंटलिस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट होते हैं उनको ज़्यादा फेवर दी जाती है एज़ कंपेयर टू कलेक्टिव इंटरेस्ट के ऊपर। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेमोक्रेसी इवॉल्व होती गई और डेमोक्रेसी के इवॉल्व होते ही तो डिफरेंट टाइप्स की गवर्नमेंट्स जो हैं वो बनती गई, जिनके अंदर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स थी वो भी आई। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स जो है वो भी देखिए, डेमोक्रेसी कोई सिंगल डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी की डिफरेंट पार्ट्स हैं। लिबरल डेमोक्रेसी है, इलिबरल डेमोक्रेसी है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, मुस्लिम डेमोक्रेसी है। तो ये बहुत सारी टाइप्स की डेमोक्रेसी जो है वो है। बट गवर्नमेंट्स, जिस भी टाइप की डेमोक्रेसी हो, गवर्नमेंट्स कंपल्सरी होती है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम एक कंसेप्ट इवॉल्व होता गया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने और इंटरनेशनल प्लेयर्स ने डिस्क्राइब कर दिया, इंडिकेटर डिफाइन कर दिए कि कौन कौन से इंडिकेटर्स जो हैं वो गुड गवर्नमेंट्स के अंडर आते हैं और कौन कौन से इंडिकेटर्स जो हैं वो गुड गवर्नमेंट्स की कैटेगरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। सबसे पहला जो गुड गवर्नमेंट की कैटेगरी के अंदर एग्जिस्ट करता है दैट इज डेमोक्रेसी। अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगी, इंडिविजुअल इक्वालिटी एंड इंटेग्रिटी होगी, या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बाद जेंडर इक्वालिटी होगी, तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो वो गुड गवर्नमेंट होगी। और ऐसी चीज़ें, अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो वो बैड गवर्नमेंट की कैटेगरी के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो इनको यही हम आगे लेके चलते हैं। तो एक और चीज़ समझाता चलूँ कि ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जिसको हम गुड गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बैड गवर्नमेंट के अंदर ले लेते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि ये गुड गवर्नमेंट और बैड गवर्नमेंट फर्स्ट स्टेप पे ऐसा बना, नहीं। ये इवॉल्व हुआ और इसकी एवोल्यूशन के अंदर डिफरेंट पाथ थे, डिफरेंट डायमेंशंस थी। अब कोई भी पाथ हो, कोई भी रास्ता हो गुड गवर्नमेंट को, कुछ कंट्रीज लाइक ब्रिटेन एंड यूएसए, इन्होंने ये रास्ता ज़्यादा जल्दी अचीव कर लिया।
कुछ कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, फ्रांस, इन सब ने इस रास्ते को ज़रा देर से अचीव किया। कुछ कंट्रीज़ लाइक ग्रीस एंड इटली, उन्होंने और ज़्यादा लेट अचीव किया, और कुछ कंट्रीज़ अभी तक डेमोक्रेसी को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ क्लाइंटलिस्टिक एंड पॉपुलर पॉलिटिक्स। और बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, लाइक बांग्लादेश, इस तरह के कंट्रीज़ अभी भी पॉपुलर पॉलिटिक्स के अंडर ही काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी तक वो डेमोक्रेसी के फर्स्ट स्टेप से ही क्रॉस नहीं हुए कि वो लिबरल डेमोक्रेसी के ऊपर पहुंच जाए। अब जो मैंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट की डायमेंशंस दी हैं वो टोटल 7 है, और ये हर कंट्री के लिए ये डायमेंशन सेम है। हाँ, फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क यहाँ पे आता है कि कुछ कंट्रीज़ ने इनकी जो अरेंजमेंट है उसके अंदर फ़र्क किया। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के 7 इंडिकेटर्स हैं: इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल मोबिलाइजेशन, लेजिटिमेसी, पॉलिटिकल पार्टी, डेमोक्रेसी। ये गुड गवर्नमेंट तक पहुंचने का रास्ता बता रहा हूँ आपको। जो डेवलपमेंट के जो डायमेंशंस हैं उनके 7 वेज बता रहा हूँ, कि हर 7 स्टेप्स बता रहा हूँ: इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल मोबिलाइजेशन, लेजिटिमेसी, पॉलिटिकल पार्टी, 5th डेमोक्रेसी, 6th रूल ऑफ लॉ एंड 7 स्टेट। अब ये 7 स्टेप्स हैं। अब कुछ कंट्रीज़ ने सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव की इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, फिर सोशल मोबिलाइजेशन हुआ, फिर उनकी लेजिटिमेसी हुई, या फिर उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हुई, फिर लेजिटिमेसी हुई, और फिर वो उन्होंने इस तरह सर्कल बनाया। अच्छा, कुछ कंट्रीज़ ऐसे जिन्होंने स्टेट को एंड किया और पीपल को मीन के ऊपर रखा, उनमें आपको स्टेट बिल्डिंग पहले नज़र आएगी, रूल ऑफ लॉ बाद में, मतलब बाद में नज़र आएगा, और एट द एंड आपको कहीं जाके डेमोक्रेसी नज़र आएगी। तो और कैसे कंट्रीज जिन्होंने इन सब को अचीव करने में नहीं कर सका, कोई बेहतर एक स्टेप अच्छे से नहीं लिया। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंट्री ने सोशल मोबिलाइजेशन के बाद डायरेक्ट छलांग लगा दी डेमोक्रेसी के ऊपर, तो उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ ली ही नहीं, तो वहाँ पे आपको क्लाइंटलिज्म नज़र आता है। अब हम इसको फर्दर भी डिस्कस करते हैं कि इन 7 डायमेंशंस को डिफरेंट रीजन्स के अंदर कैसे कैसे अचीव किया गया और वो कौन कौन से रीजन्स थे। तो हम बात करते हैं कि कुछ 20वीं सेंचुरी के अंदर ऐसे कंट्रीज जिन्होंने डेमोक्रेसी को अच्छे अंदाज में लिया, दे आर अफेक्टिव एंड अनकरप्ट गवर्नमेंट, गुड गवर्नमेंट्स हैं, और जिन्होंने इसको, इस लिस्ट को, जो पॉलिटिकल डायमेंशंस के 7 पार्ट्स मैंने बताए हैं, इन 7 पार्ट्स को इन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी। वो आज भी क्लाइंटलिस्टिक, करप्ट, पुअर परफॉर्म कंट्रीज हैं, सोसाइटी के हिसाब से भी और गवर्नमेंट के हिसाब से भी। अब हम डिस्कस करते हैं कि मॉडर्न गवर्नमेंट जो है, या मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, उसके रूट कौन कौन से हैं, मॉडर्न गुड गवर्नमेंट को तक पहुंचने के रास्ते कौन कौन से हैं, मॉडर्न गवर्नमेंट तक पहुंच कौन कौन से रास्ते जाते हैं। तो मॉडर्न गवर्नमेंट की जो मंजिल है उस तक 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जाता है मिलिट्री कंपटीशन के थ्रू, के ऐसे कंट्रीज जिनका जियोग्राफिकली मिलिट्री कंपटीशन होता है, वो टाइम टू टाइम खुद को स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्टेबल करते हैं, और जो मिलिट्री सिक्योरिटी डोमिनेशन लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मॉडर्न गवर्नमेंट बनती है। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, सोवियत यूनियन, जर्मनी, इटली, ये सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जो मिलिट्री कॉम्पिटिशन्स के नतीजे में मॉडर्न गवर्नमेंट्स बने।
क्योंकि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया को देखें कि अगर पाकिस्तान इंडिया ने कोई टेक्नोलॉजी इंप्रूव की है तो पाकिस्तान को भी वो करनी पड़ी फॉर जियोग्राफिकल सिक्योरिटी बैलेंस के लिए, और उनको ये स्टेबिलिटी ज़रूरी थी, तो जिसकी वजह से मॉडर्न गवर्नमेंट्स जो हैं वो अचीव हुई और हमने वो मंजिल हासिल कर ली। दूसरे टाइप का रास्ता होता है दैट इज़ पीसफुल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। पीसफुल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के ज़रिए अगर आप मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अचीव कर लेते हैं तो ये एक दूसरा रास्ता है और ये सबसे अच्छा रास्ता है। अब सवाल ये बनता है, क्या कोई कंट्री ऐसा है कि जिन्होंने पीसफुल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के थ्रू मॉडर्न गवर्नमेंट जो है वो अचीव की हो? यूके 100 ईयर वार लड़ी, वर्ल्ड वार 1 हुई, वर्ल्ड वार 2 हुई, ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई, इस तरह के डिफरेंट काम चलते रहे। फ्रांस वो भी इसी तरह, जर्मनी वो तो नेशनलिस्टिक हो गया, इटली, ये सारे कंट्रीज अगर आपको नज़र आते हैं कि ये बड़ी बड़ी वार लड़के मॉडर्न गवर्नमेंट बनी, तो कौन सी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो प्योरली पीसफुल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के थ्रू बनी? तो वो हैं स्कैवेंडियन कंट्रीज लाइक स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड। ये कंट्रीज ऐसे हैं जो प्योरली पीसफुल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के थ्रू बने। पीसफुल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के इंडिकेटर्स, डायमेंशंस, इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं? दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल मोबिलाइजेशन, लेजिटिमेसी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और उसके अंदर आपकी डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड स्टेट आ जाता है। उसके बाद मॉडर्न गवर्नमेंट को अचीव करने का एक नए एक्ट लिए गए जो यूके के अंदर एंड यूएसए के अंदर एक्सेप्ट किए गए, उसको डिसेमिनेट किया गया। वन इज निर्थकॉट ट्रेवेलियन एक्ट और पेंडलेटन एक्ट। ये क्या थे? बेसिकली ये ब्यूरोक्रेटिक एक्ट थे जिसके अंदर कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल बेस के ऊपर नहीं होगी, ब्यूरोक्रेसी के एग्ज़ाम्स होंगे और उनको उनकी कॉम्पिटेंसी की बेस के ऊपर जॉब्स दिए जाएंगे, सिलेक्ट किया जाएगा, नॉट ऑन पॉलिटिकल बेसिस, और इनके अंदर पॉलिटिक्स किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। अभी हमने गुड गवर्नमेंट बैड गवर्नमेंट पढ़ ली कि जो मिलिट्री के बाद, मिलिट्री कंपटीशन के बाद भी जो पीसफुल रह जाएं वो गुड गवर्नमेंट्स हैं, और पीसफुल रिफॉर्म्स के ज़रिए आए वो तो हैं ही गुड गवर्नमेंट। फिर हमने पढ़ा कि ये 4 चीज़ें पाई जाएँ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सोशल मोबिलाइजेशन हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, ये सारे गुड गवर्नमेंट्स की होती है। उसके बाद एक और चीज़ है जो गुड गवर्नमेंट के लिए नेसेसरी है, जो आपको किसी भी कंट्री की गुड गवर्नमेंट के आपको फ़र्क करने में इजी होगा कि कौन से कंट्री की गवर्नमेंट गुड है और कौन से कंट्री की गुड गवर्नमेंट जो है वो बैड है। दैट इज़ कैपेसिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ दैट कंट्री। यूके की जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है दैट इज़ वेरी इलास्टिक, वो किसी भी चेंज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यही एक्सेप्ट करना उनके हक में जाता है। आप अगर उनका कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखें यूके का, तो आपको वहाँ पे नज़र आता है कि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके जुडिशियल डिसीजंस हैं। मैग्ना कार्टा के 1215 के बाद आप देखें रिटर्न तो है ही नहीं उनके पास, जुडिशियल डिसीजंस हैं, कोई कॉलमनिस्ट के अच्छे एक्टिविटीज़ हैं, कॉमन लॉज हैं का कोई अच्छा लॉज आ गया, तो ये सारी चीज़ें उनके पास एग्जिस्ट करती हैं। और ऐसे कंट्रीज जिनका जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है वो रिजिड होती है, वो बैड गवर्नमेंट्स के अंदर आते हैं। पाकिस्तान की मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी एक्ट्स हैं, लॉज हैं, ऑर्डिनेंस हैं, ये कम से कम भी लॉज 80 to 89 ईयर्स ओल्ड है।
जो हमारे कॉमन लॉज हैं वो तो 109 ईयर्स बिफोर हैं। कस्टम के लॉज जो हैं वो 80 ईयर्स बिफोर हैं, जो ब्रिटिश ने 1935 के अंदर दिए थे या 1861 के अंदर दिए थे, 1892 के अंदर दिए थे, जब लकड़ी वाला जहाज आता था और वो जनाब उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी। आप हमारे लॉज अभी भी वैसे ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे, और यूएसए के अंदर भी ये बहुत इशू है इंस्टीट्यूशनल का। अब यूएसए के अंदर अगर कोई चेंज लेकर आना है, कोई रिफॉर्म लेकर आनी है, कोई अमेंडमेंट देनी है, तो उसको इनिशिएट करने से फाइनल होने तक 7 ईयर्स का पीरियड चाहिए होता है अप्रॉक्सीमेटली। पहले नेशनल असेंबली होती है या पहले सेनेट लेता है, सेनेट से फिर नेशनल असेंबली जाता है, नेशनल असेंबली से 50 स्टेट्स के पास जाता है, 50 स्टेट से फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है अप्रूवल होने के लिए, और किसी एक जगह भी अगर स्टक हो गया तो वो वहीं रुक जाता है, वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसीलिए जो ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं वो इलास्टिक हैं और यूएसए के रिजिड हैं, और कुछ कंट्रीज़ के और रिजिड हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके चेंज नहीं आते, जिसकी वजह से ये भी एक बहुत बड़ा इशू है गुड गवर्नमेंट एंड बैड गवर्नमेंट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसी गवर्नमेंट जिसके अंदर क्लाइंटलिज्म एग्जिस्ट करता है, वो बैड गवर्नमेंट की कैटेगरी के अंदर आता है। और ऐसी गवर्नमेंट जिनके अंदर क्लाइंटलिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, एट सम एक्सटेंट बहुत कम जगह पे करता है, तो वहाँ पे आपकी गुड गवर्नमेंट आपको नज़र आती है। मार्टिन शेफ्टर साहब जो हैं वो क्लाइंटलिज्म के थ्रू कहते हैं थ्रेडिंग ऑफ वोट्स and political support for individual benefits rather than pragmatic policy। और ये गवर्नमेंट क्या होती है, इस क्लाइंटलिज्म गुड गवर्नमेंट एंड बैड गवर्नमेंट की कैटेगरी को दो और चीज़ें भी डिफाइन करती हैं। वन इज मेरिटोक्रेसी एंड पॉपुलर पार्टिसिपेशन। अगर किसी गवर्नमेंट के अंदर मेरिटोक्रेसी है एंड पॉपुलर पार्टिसिपेशन है तो वो गुड गवर्नमेंट है। अगर पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड मेरिटोक्रेसी नहीं है तो वो गुड गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती। अब हम कुछ कंट्रीज़ के डेवलपमेंट पाथ को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि जो हमने 7 पॉलिटिकल डायमेंशंस को ऊपर डिस्कस किया है कि कौन कौन से कंट्रीज़ ने किस किस चीज़ को ऊपर रखा। तो यहाँ अगर हम सबसे पहले जर्मन एंड रशिया का डेवलपमेंट पाथ देखें तो इनके लिए, जैसे मैकियावेली ने अपनी थ्योरी के अंदर बात की थी एंड जस्टिफाइज मीन का, कि एंड जो प्रिंस होता है, जो अथॉरिटेरियन डिक्टेटर होता है, वो स्टेट को जो उसको एंड पे रखता है, एंड मीन कि उसने स्टेट को बेहतर रखना है, और उस स्टेट को बेहतर रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए वो किसी टाइप का रास्ता भी इख्तियार कर सकता है। वो एथिकल भी हो सकता है, वो नॉन एथिकल भी हो सकता है, वो कनिंग भी हो सकता है, वो करप्ट डिसीजन भी हो सकता है। तो अगर हम क्योंकि जर्मन एंड रशियन दोनों नेशनलिस्टिक के ऊपर बात ज़्यादा नज़र आती है, तो यहाँ पे आपको नज़र आती है स्टेट बिल्डिंग। इनकी जो डेवलपमेंट पाथ है उसमें सबसे पहले स्टेट बिल्डिंग नज़र आती है कि इन्होंने अपनी स्टेट को बिल्ड किया। स्टेट बिल्ड करके सेकंड स्टेप में रूल ऑफ लॉ इंश्योर करवाया। रूल ऑफ लॉ के बाद थर्ड स्टेप में इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर किया, फिर सोशल मोबिलाइजेशन हुई, और एट द एंड अकाउंटेबिलिटी की तरफ गए। क्यों? दे बिगिन स्टेट बिल्डिंग बिकॉज दे नीड नेशनल सर्वाइवल। मैंने पहले कहा जर्मन का नेशनलाइजेशन की पॉलिसी थी, तो इन्हें नेशनल सर्वाइवल चाहिए था। जर्मन रोड टू डेमोक्रेसी वेंट थ्रू वार, रेवोल्यूशन एंड रिप्रेशन। तो इनका नेशनलाइजेशन की जब भी पॉलिसी किसी कंट्री की होगी तो उनकी सबसे पहले स्टेट बिल्डिंग आपको उनकी प्रायोरिटी पे नज़र आएगा।
उसके बाद अगर हम अमेरिकन पाथ देखते हैं तो यही इंडिकेटर्स है, यही डायमेंशंस हैं इनके अंदर। अमेरिकन डेवलपमेंट पाथ में इनका सबसे पहले रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ के बाद अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ है थर्ड नंबर पे, फिर सोशल मोबिलाइजेशन है, और एट द एंड स्टेट बिल्डिंग आती है। अब ऐसा क्यों होता है कि यूएसए इनहेरिटेड स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ लॉ टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स लेड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि यूएसए के अंदर कैपिटलिज्म पाया जाता है और कैपिटलिज्म के लिए रूल ऑफ लॉ बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सिक्योर करता है, और इस चीज़ को हमने पहले भी बात की कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है वो कभी भी कंप्लीट डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करती, वो रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करती है कि उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, उनके राइट्स जो हैं वो सिक्योर होने चाहिए। उसके बाद ग्रीक एंड इटालियन की डेवलपमेंट देखते हैं तो इनका डेवलपमेंट पाथ जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इनकॉम्पिटेंट है, कि इन्होंने सबसे पहले सोशल मोबिलाइजेशन को डेवलप किया। जैसे हमने अरब स्प्रिंग के अंदर डिस्कस किया कि अरब स्प्रिंग के अंदर 2011 में उन्होंने स्टार्ट कर दी मूवमेंट, और उसके ज़रिए उन्हें डेमोक्रेसी। अब क्या हुआ कि सोशल मोबिलाइजेशन स्टार्ट की, सोशल मोबिलाइजेशन के बाद उनको डेमोक्रेसी मिली। अब जब सोशल मोबिलाइजेशन के हायर एजुकेशन मिल गई, डेमोक्रेसी ले ली, तो उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर तो काम किया नहीं था। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर जब काम नहीं किया था तो अपॉर्चुनिटीज़ मिली नहीं। अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने की वजह से उनकी जो स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ हो गई। तो बहुत सारे फिलोसफर सोशलिस्ट ये बात करते हैं कि कोई भी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है तो उसकी सोशल मोबिलाइजेशन के बाद सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर काम करना चाहिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के ऊपर जंप नहीं करना चाहिए। अगर आप सोशल मोबिलाइजेशन के बाद डायरेक्ट डेमोक्रेसी के ऊपर जंप करने की कोशिश करेंगे तो आप अफेक्टिव एंड एफिशिएंट डेमोक्रेसी को कभी भी इंश्योर नहीं करवा सकेंगे। यहीं पे ये बात करते हैं, द वीकनेस एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मेड स्टेट एंड अर्लियर कैप्चर बाय एलीट सोशल ग्रुप एंड देन मैस पॉलिटिकल पार्टीज। कि अगर आप सोशल मोबिलाइजेशन के बाद डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर मूव करेंगे तो आपको क्लाइंटलिस्टिक एंड करप्ट गवर्नमेंट मिलेगी जो एलीट्स के अंदर चलेगी और जो पॉलिटिकल पार्टीज ने कैप्चर की हुई होगी। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि जो ग्रीक एंड इटली थे, दे बेसिकली जियोग्राफिकली एंड ये सारे वेल्दी कंट्रीज थे, फिर भी वहाँ पे क्लाइंटलिज्म क्यों एग्जिस्ट करती है? तो सबसे पहली चीज़ कि इन कंट्री के अंदर जो है वो क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं है। क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ स्टिल एग्रेरियन था, जिसके अंदर इन इक्वालिटी ऑफ वेल्थ एग्जिस्ट कर रहा था। जो हमने 4 क्लासेस डिस्कस की थी, लैंडेड अरिस्टोक्रेसी था, ओल्ड लैंड जिसको हम ओल्ड लैंडेड अरिस्टोक्रेसी कहते थे। उसके बाद दूसरी हमारी वर्किंग क्लास था, तीसरी पीजेंट क्लास था, और फोर्थ हमारी बोर्जवा क्लास थी। ये अकॉर्डिंग टू मोरे ये 4 क्लासेस हमने डिस्कस की। उसके बाद वर्किंग क्लास ने जब आहिस्ता आहिस्ता सोशल मोबिलाइजेशन हुई, वर्किंग क्लास ने हायर एजुकेशन ली, तो वर्किंग क्लास मिडिल क्लास के अंदर चली गई। इसी तरह फिर पीजेंट क्लास जब उन्होंने अर्बन की तरफ मूवमेंट स्टार्ट की तो वो पहले रूरल वर्किंग क्लास के अंदर पीजेंट क्लास चेंज हुई, फिर उनका भी हायर एजुकेशन के बाद सर्विस सेक्टर में वो भी मिडिल क्लास के अंदर आ गए। तो ये एक क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ था जो टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम अचीव किया। जो इटली और ग्रीस के अंदर स्टिल एग्रेरियन इश्यूज, इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, जिसकी वजह से क्लाइंटलिस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो वहाँ पे थी।
उसके बाद कैल्विनिज्म और प्यूरिटेनिज्म जो है वो कुछ कंट्रीज़ के अंदर एग्जिस्ट करता रहा। ये बेसिकली सेक्टेरियन जो कैल्विनिज्म है ये यूके के अंदर सेक्टेरियन इशू है एक, लेकिन यूके के अंदर ये प्रिवेल नहीं किया। क्यों? क्योंकि यूके का जो ब्रिटेन का पाथ था डेवलपमेंट का, क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ थी, वो प्योर थी, जिसकी वजह से सेक्टेरियन पे लोगों ने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं की, तो ये यूके के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिवेल नहीं कर सका। बट ऐसे कंट्री जिसके अंदर क्लाइंटलिस्टिक पॉलिटिक्स थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ सोशल कैपिटल के ऊपर। जो सोशल कैपिटल के सोर्सेज हैं गुड गवर्नमेंट के और बैड गवर्नमेंट के अंदर, जो बैड गवर्नमेंट है उनके सोर्सेज ऑफ सोशल कैपिटल सेक्टेरियन सोशल कैपिटल हैं, स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी है, रिजिड इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये सारे जो बैड गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। अगर किसी कंट्री की डेवलपमेंट पाथ आपको अच्छा नज़र आता है, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट कम नज़र आते हैं, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बेहतर नज़र आती है, नेशनल आइडेंटिटी नेशनलिज्म से ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करती है, तो वो गुड गवर्नमेंट की कैटेगरी के अंदर आपको नज़र आता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो ग्रीक सोसाइटी जो बैड गवर्नमेंट के अंदर कंसीडर की जाती है, ग्रीक सोसाइटी वाज होमोजेनस ऑन एथनिक कल्चरल एंड रिलीजियस लेवल। एक तो ये इसलिए बैड गवर्नमेंट में है कि ये कलेक्टिव बेनिफिट से इंडिविजुअल कल्चरल एथनिकल इश्यूज पे ज़्यादा इंसिस्ट करते थे। उसके बाद अगर किसी गवर्नमेंट के अंदर फॉरेन पावर इन्वॉल्व करे तो वो भी बैड गवर्नमेंट के अंदर सफ़र होती है। क्यों? क्योंकि उनकी सोवरेनिटी नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनके अंदर वो अपने बेसिस के ऊपर और वो अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट के ऊपर काम नहीं कर सकते, तो वो भी बैड गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो आप इसको देख लें कि ये पाकिस्तान किस कैटेगरी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद एडवर्ड लुटैक साहब एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि यूरोप के अंदर जितने कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन कर बात की हमने, इटली की बात की, फ्रांस की बात की, जर्मनी की बात की, ये इन सारे कंट्रीज़ जो आज सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक गुड गवर्नमेंट्स की कैटेगरी के अंदर नज़र आते हैं हमें, तो ये सारे कंट्रीज़ वार जोन कंट्रीज़ रहे हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व होती गई, इन्होंने चीज़ें चेंज की, जिसके बाद वो आपको देखने में नज़र आता है कि गुड गवर्नमेंट है। तो एडवर्ड साहब कहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो बैड गवर्नमेंट की कैटेगरी के अंदर नज़र आते हैं, स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज़ एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज़, क्या वहाँ पे दोबारा वार को एक चांस दिया जाए? दोबारा, क्योंकि हमने जो रूट ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट पढ़ा तो उसके हमने दो रास्ते पढ़े, मिलिट्री को हमने पढ़ा, कंपटीशन को, और उसके बाद पीसफुल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को पढ़ा। अब एक कंट्री जो है वो 76 ईयर से डेमोक्रेटिक कंट्री है, लिमिटेड डेमोक्रेटिक कंट्री है। पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें तो अगर पाकिस्तान 76 ईयर से लिमिटेड डेमोक्रेटिक कंट्री है और पाकिस्तान लिबरल डेमोक्रेसी को इंश्योर नहीं करवा पा रहा 76 ईयर्स में पीसफुल डेमोक्रेटिक मेथड के ज़रिए, तो इसका मतलब है कि अब दूसरी डायमेंशन देखनी चाहिए कि क्या वार इसका हल है। एडवर्ड साहब एक और बात भी करते हैं कि ऐसे कंट्रीज़ जो डायरेक्टली डेमोक्रेसी के ऊपर जंप किया विदाउट ट्रिकलिंग द टाइम, वो कंट्रीज़ पीसफुल रिफॉर्म्स की अहमियत को नहीं समझते जितना वेस्ट समझता है। तो क्या वार को एक चांस देना चाहिए? तो इसके ऊपर वो कहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी नीडेड टू गिव वार अ चांस इन वीक स्टेट जोन, लाइक जो पहले यूरोप था, जो रिलेंटलेस मिलिट्री स्ट्रगल के बाद उनको पीसफुल रिफॉर्म अचीव हुई। उसके बाद वो एक बात और करते हैं, स्टेट अचीव्ड मॉडर्न गवर्नमेंट विदाउट वार लाइक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज suggest that developing states should try the same sequence.
वो ये बात भी करते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको बेहतर है कि पीसफुल रिफॉर्म्स की का रास्ता लेना चाहिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, बट अगर वो नहीं लेंगे तो फिर वार को एक चांस मिलना चाहिए उसको बेहतर करने का। और उसके बाद सैमुअल डिक्टन साहब एक और बात भी करते हैं कि डेवलपिंग स्टेट शुड ट्राई द सेम सीक्वेंस कौन सा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने किया कि पहले उन्होंने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ की, उसके बाद सोशल मोबिलाइजेशन की, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ को डेवलप किया, लिजिटिमाइज किया, फिर डेमोक्रेसी डेवलप हुई, फिर रूल ऑफ लॉ हुआ और एंड पे स्टेट एक नेशन स्टेट बिल्डिंग या स्टेट बिल्डिंग आपको अचीव हुई। तो वो ये बात करते हैं कि सबसे पहले इसको देखें, उसके बाद आप किसी दूसरे स्टेप के ऊपर जाएं। तो ये टिंगटन साहब ये बात करते हैं और इसके लिए वो ये भी कहते हैं इट इज़ बेटर ऑफ मेकिंग एन अथॉरिटेरियन ट्रांजिशन टू फुली मॉडर्नाइज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम रेदर देन डायरेक्टली जंप द डेमोक्रेसी, के सबसे पहले एक मॉडर्न गवर्नमेंट बनाए, चाहे वो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट भी हो, उस बेहतर है कि वो बनाएं और उसके बाद डेमोक्रेसी की तरफ जंप करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि रूल ऑफ लॉ इज़ नेसेसरी फर्स्ट स्टेप टू ऑन सेट टू डेमोक्रेसी। अगर आप रूल ऑफ लॉ अचीव नहीं करेंगे और डायरेक्ट सोशल मोबिलाइजेशन के बाद डेमोक्रेसी पे जंप करेंगे तो आपके जो गवर्नमेंट है वो डिपेंडेंट रहेगी डिफरेंट इंडिकेटर्स के ऊपर, डिफरेंट हैंड्स में, लाइक फॉरेन पावर, एलीट क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास, पॉलिटिकल क्लास उनके पास रहेगी और वो गुड गवर्नमेंट की कैटेगरी के अंदर नज़र नहीं आता, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकेगी। सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन टू बी ड्रॉन फ्रॉम अमेरिकन एक्सपीरियंस इज़ दैट स्टेट बिल्डिंग इज़ अबव ऑल पॉलिटिकल एक्ट्स। मतलब आपने स्टेट बिल्डिंग आपका मीन है, सॉरी एंड है, और उसके लिए आपने रूल ऑफ लॉ, आपकी जितने भी बाकी डायमेंशंस हैं वो आपने एंड अचीव करने हैं। क्लियर है? तो गुड गवर्नमेंट एंड बैड गवर्नमेंट की कैटेगरी के अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की। तो ये आज का टॉपिक था जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो बॉक्स में आकर, कमेंट बॉक्स के अंदर आकर पूछ सकता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।